एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जिसमें हम आपको फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट विद्युत आवेश और क्षेत्र कंप्लीट करवा रहे हैं। तो हमारी जो पुरानी वीडियो थी उनमें भी हमने पुराने टॉपिक कंप्लीट करवाए हैं, चाहे तो आप उसको देख सकते हैं। जिसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक होगा आज का, तो टॉपिक है हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब आप लोगों को यहाँ से पूरा समझ में आएगा, आप लोगों को बिल्कुल भी रटना नहीं है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से आता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, इसके गुण लिखिए। तो इस प्रकार से हमारा बनेगा। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होते हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जैसे हमने कोई से पथ ले लिया, इस प्रकार से कोई बिंदु लिया हुआ है, तो इसका यानी कि वह काल्पनिक पथ, इस प्रकार से परिभाषा दे सकते हैं, या एकांक धन आवेश या काल्पनिक पथ जो जिसकी कल्पना की जा सके, जिसमें यानी कि यहाँ से ऐसा काल्पनिक पथ जो बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करे, ऐसा काल्पनिक पथ जो सीधी रेखा में गमन करे, एकांक धन आवेश जिस पथ पर गमन करता है उसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहा जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए हमने जैसे O बिंदु ले लिया यहाँ से, और यहाँ से कोई बिंदु P दे दिया। अब यहाँ पे हम पथ बनाएंगे, इसका इस प्रकार से दूसरा पथ बनेगा, तो यहाँ पे हम इसको Q नाम दे देते हैं। यहाँ से हम इसका पथ बनाएंगे बिल्कुल सीधा, तो इस प्रकार से इस तरीके से ये चलता जाएगा। तो यहाँ से हमारी जो परिभाषा हो जाएगी कि एकांक धन आवेश जिस पथ पर वो गमन करता है, जिस पथ पे वो चलता है, उसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहा जाता है। या फिर ऐसा काल्पनिक पथ जो जिस पथ पर गमन करता है उसे उसका विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहा जाता है। पुरानी बुक में विद्युत क्षेत्र रेखा की जगह विद्युत बल रेखाएं थे, तो आप लोग उसको थोड़ा सा देख लें, क्योंकि एनसीईआरटी की जो बुक में थोड़ा सा न्यू अपडेट थोड़ा किया हुआ है। कई सारे बच्चे पुराने टॉपिक से या पुराने नोट्स से पढ़ते रहते हैं, तो उन्हें टॉपिक यही पढ़ते हैं पुराने वाले से, विद्युत बल रेखाएं क्या होती है। तो यहाँ से विद्युत बल रेखाएं है तो टॉपिक वही की वही, बट नाम उसका थोड़ा चेंज कर दिया गया है। यहाँ तो आपका टॉपिक रहेगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है। तो सबसे पहले टॉपिक आता है, तो हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एकांक धन आवेश जिस भी पथ पर वो गमन करता है यानी चलता है, उसे उसका विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहा जाता है। या फिर ऐसा काल्पनिक पथ जिस पथ पर वो गमन करता है उसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहा जाता है। जिसके बाद आते हैं इसके यहाँ से गुण की, तो हम देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बच्चों यहाँ से कि जैसे हमने यहाँ पे लिए प्लस आवेश और यहाँ पर ले लिया हमने माइनस आवेश, इस प्रकार से। अब हम लोग देखेंगे इसको कि पहला जो हमारा गुण होगा यहाँ से, कि पहला गुण है यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पर जाके समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से हम लोग इसका डायग्राम बना के बता सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पर जाके समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से चित्र को हम लोग देख लेते हैं। इस प्रकार से धन आवेश से चलना प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पर जाके इस प्रकार से ये फिनिश हो जाती है। तो ये हमारा यानी पहला गुण हो जाता है। तो पहला गुण आप लोगों को याद हो चुका होगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस आवेश से जाती है और ऋण आवेश पे जाके समाप्त हो जाती है। ये हमारा पहला टॉपिक होगा, यानी पहला हमारा गुण होगा यहाँ से इसकी पहला। दूसरा हम लोग देखते हैं यहाँ से कि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से हमेशा, इस प्रकार से हम लोग इसको बनाते हैं, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं धन आवेश से हमेशा बाहर की ओर जाती है। ये हमारा दूसरा गुण हो जाएगा। तो दूसरा गुण क्या हो जाएगा हमारा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से हमेशा बाहर की ओर जाती है। तीसरा गुण देख लेते हैं हम लोग यहाँ से कि तीसरा गुण क्या होता है हमारा। तीसरा गुण होगा यहाँ से कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहाँ से ऋण आवेश से हमेशा अंदर की ओर जाती है। इस प्रकार से हम लोग देख लेते हैं। जिसके बाद क्या होता है कि हम लोग ऐसे समझते हैं इसको कि जैसे कि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं जहां पास पास होगी, बिल्कुल सिंपल सी भाषा है कि जो चीज पास पास होती है वो क्या होती है, प्रबल होती है। प्रबल मतलब क्या होता है, ताकतवर होती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जहां पर पास पास होती है वह प्रबल क्षेत्र कहलाता है, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं जहां दूर दूर होती है उसे दुर्बल क्षेत्र कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग बात करते हैं कि अगर किसी का किसी से लड़ाई हो जाती है, तो अगर 4 व्यक्ति रहते हैं तो वो 4 व्यक्ति अकेले व्यक्ति की तुलना में प्रबल हो जाते हैं, मतलब ताकतवर होते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाता है, वो कमजोर हो जाता है अकेला व्यक्ति। तो ठीक ही उसी प्रकार से यहाँ से देखते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर पास पास है तो वह कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, प्रबल क्षेत्र, और अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर दूर दूर है तो वो कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, दुर्बल क्षेत्र। तो इस प्रकार से हम लोग देख लेते हैं। जिसके बाद अगला जो हमारा गुण होगा यहाँ से कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, मतलब ये आपस में कभी भी क्रॉस नहीं करती, यहाँ पे आपस में कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है।
तो इस प्रकार से हमारे यदि 5 गुण हो जाते हैं, टॉपिक हमारा आता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है। सबसे पहले हम लोग परिभाषा देख लेते हैं, परिभाषा देखने के बाद इसके यहाँ से गुण देख लेते हैं। पहला हमारा गुण क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पे आके समाप्त हो जाती है। विद्युत क्षेत्र रेखा यहाँ से धनावेश से हमेशा बाहर की ओर जाती है। तीसरा है हमारा विद्युत क्षेत्र रेखा ऋण आवेश से हमेशा अंदर की ओर आती है। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। फिर यहाँ पे एक और अगर बात करते हैं यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं जहाँ पास पास होगी वह प्रबल क्षेत्र कहलाएगा, जहाँ दूर दूर होगी वह दुर्बल क्षेत्र कहलाएगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा पृष्ठ से क्या होती है, अभिलंबित होती है, मतलब बाहर की ओर होती है। तो इस प्रकार से हम इसके 5-6 गुण इसको बता देते हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल पूरे गुण याद हो चुके होंगे। आप लोग हमेशा जैसे वीडियो देखते हैं तो पेन और कॉपी लेकर बैठा करें, क्योंकि जो भी हम पॉइंट बोलते हैं उसको आप लोग नोट करते जाया करें और उसके नोट से आप लोग कंप्लीट करिए, तो आप लोगों को काफी सुविधा। तो बच्चों अगला जो हमारा टॉपिक होगा यहाँ से कि विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव, यहाँ से हमें नाम से पता पड़ रहा है कि हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव मतलब क्या, इसके 2 ध्रुव हो। तो यहाँ से ऐसा विजातीय ध्रुव, विजातीय मतलब होता है विपरीत। जैसे हमने ये 2 बिंदु ले ली यहाँ से इस प्रकार से, और ये हमारा यहाँ से इसके बीच की कोई क्या हुई दूरी हो गई यहाँ से। तो हम लोगों ने क्या बोला यहाँ से कि एच की यानी कि द्विध्रुव, द्विध्रुव मतलब इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 2a। अब हम लोग क्या बता रहे हैं आपको कि पुरानी जो एनसीईआरटी मतलब जो पुरानी बुक थी उसमें 2a लंबाई थी, और यहाँ पे जो हमारी एनसीईआरटी की न्यू बुक है उसमें 2a लंबाई हमारी यहाँ पे आ चुकी है। तो जैसे हम लोगों ने ले लिया कि इसको a और b करके कोई बिंदु ले लिए इसको, और यहाँ से इसकी लंबाई कितनी होगी, 2a लंबाई। तो ऐसा विजातीय ध्रुव, विजातीयों का मतलब होता है यहाँ से विपरीत, सजातीय का मतलब जिनके ध्रुव क्या होते हैं, समान होते हैं, विजातीय मतलब जिनके ध्रुव असमान होते हैं, जिसमें प्लस या माइनस 2 प्रकार के आवेश यहाँ से रहते हैं। तो ऐसा विजातीय ध्रुव जिसकी लंबाई 2a होती है उसे द्विध्रुव कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमारे आ जाता है, जिसके बाद दूसरा इसी में यह टॉपिक बनेगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी इसका जो आपको फार्मूला मेन होता है, इसका फार्मूला याद रखना है, क्योंकि अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसमें एक टॉपिक काम आएगा कि P बराबर 2QA। तो हम लोग जैसे आप पढ़ेंगे तो हम लोग आपसे पूछेंगे कि बताइए बच्चों कि यहाँ से P बराबर क्या होता है, 2QA, क्योंकि जो हमारी जो इम्पोर्टेंट जो अगली प्रमेय जो बनती है विद्युत द्विध्रुव की तीव्रता के लिए अक्षीय स्थिति, तो उसमें हमारे ये फार्मूला काफी काम आएगा। तो आप लोगों को ये फार्मूला याद रखना है, P बराबर 2QA। इस प्रकार से हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा यहाँ से, और ये टॉपिक काफी इंपोर्टेंट माना जाता है इस अध्याय में से, यहाँ से कि देखा जाता है कि इसमें से कुछ टॉपिक जो है कि काफी इंपोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि जो हमारी फर्स्ट यूनिट है इसमें से यहाँ से 8 नंबर के यहाँ से आते हैं, तो इसमें से 5 नंबर का एक टॉपिक आता है। तो 5 नंबर के टॉपिक के लिए ये वाला टॉपिक काफी इंपोर्टेंट माना जाता है। जो बड़े बड़े टॉपिक होते हैं ये 5 नंबर कंप्लीट करते हैं, जिसके बाद क्या होता है इसमें से कि 2 नंबर का एक छोटा वाला क्वेश्चन आता है और 1 नंबर का इसमें से ऑब्जेक्ट आता है, वो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है। इस प्रकार से ये 8 नंबर यहाँ से कंप्लीट होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि आप लोग के पूरे 8 के 8 नंबर यहाँ से कंप्लीट करवाएंगे। तो यहाँ से 5 नंबर के लिए आपको देखना पड़ेगा, ये टॉपिक बहुत ही इंपोर्टेंट माना जाता है और बहुत ही सरल टॉपिक है। थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है बट टफ नहीं है बिल्कुल भी। जिसको हम लोग देखेंगे यहाँ से कि हमारा जो टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए यहाँ से अक्षीय स्थिति का हम लोग इस पे तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ से कि हमारे पास यानी कि 2 बिंदु यहाँ से A और B, हमने 2 बिंदु ले लिए यहाँ से, और इसकी लंबाई को हमने यहाँ से ले लिए 2a इसकी लंबाई है, और यहाँ कोई बिंदु P है, सॉरी O है यहाँ पे कोई बिंदु। अब क्या करेंगे यहाँ पे कि इस प्रकार से हम कल्पना करेंगे यहाँ से इसमें, और यहाँ पे कोई बिंदु हमने माना इस पर P बिंदु है, इस पे यहाँ पे तो हमारे अक्ष होंगे, तो ये E1 और E2 2 अक्ष हैं। हमें इस बिंदु पर यानी कि क्या बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। और क्या होता है बच्चों यहाँ से कि जो P और O की जो दूरी है वो इसकी r इसकी दूरी रहेगी यहाँ से। तो इस प्रकार से हम लोगों ने चित्र को कंप्लीट किया है। एक बार फिर से आप लोग चित्र को देखेंगे कि यहाँ से क्या करेंगे, तो इसको और थोड़ा सा लिख देंगे कि माना कि बिंदु A पर प्लस Q आवेश और बिंदु B पर माइनस Q आवेश है यहाँ से। तो इसको देखा हम लोगों ने सबसे पहले कि हम लोग क्या लिखेंगे माना करके कि माना कि बिंदु A पर प्लस Q आवेश, बिंदु B पर माइनस Q आवेश, इनके बीच की दूरी 2a इनके बीच की दूरी है, और यहाँ पे बिंदु कोई P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। इसकी अक्षीय
स्थिति ज्ञात करनी है हमें, तो यहाँ से देखेंगे तो सबसे पहले हमारे दो आवेश बन रहे हैं यहाँ से बिंदु प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश लेंगे यहाँ से। तो हम लोग सबसे पहले P बिंदु पर, तो ऐसा लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पे कि बिंदु P पर या फिर इस प्रकार से देख लेते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस प्रकार से देख लेते हैं बिंदु P पर, यानी P यहाँ पे E1 अक्ष के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम लोग E अक्ष पे निकालेंगे, तो यहाँ पे E1 हमारा जो मान होता है, हमने बताया था आपको कूलाम के नियम से कि आप लोगों को फार्मूला याद रखना है। तो हमारा फार्मूला क्या था, तो आप लोग याद करिए उसको कि क्या फार्मूला था, 1/4πε0 आवेश बटे दूरी का स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला था, आवेश बटे दूरी। अब लोग क्या करेंगे, आप लोग बिल्कुल चित्र में उलझिए मत, यहाँ से हम लोग सिंपल सा तरीका बताते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण अगर दूरी देते हैं तो आपको माइनस लेना है यहाँ पे कि r माइनस ए। क्या होता है कि आप लोग चित्र के अकॉर्डिंग उसको देखोगे यहाँ पे दूरी, तो थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, थोड़ा उलझ जाओगे। तो आप सिंपल से याद रखिए यहाँ से कि प्लस क्यू आवेश के कारण तो हमें दूरी क्या करनी है, माइनस में लेनी है, और माइनस क्यू आवेश के कारण लेंगे यहाँ पे तो दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्लस में हो जाएगी। तो काफी सिंपल सा हो जाता है ये क्वेश्चन यहाँ पे। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब क्या करेंगे हम लोगों ने, अभी प्लस क्यू आवेश के कारण लिया था, बिल्कुल ऐसा कैसे। अब हमें क्या करना है, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ से अभी E1 अक्ष पर लिया था, अब हमें E2 अक्ष पे लेना है। तो E1 की जगह हमारा कितना हो जाएगा, E2 हमारा फार्मूला यही चलेगा, 1/4πε0। हम लोगों ने बोला यहाँ से आवेश बटे दूरी का स्क्वायर, दूरी हमारे यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है, तो आप लोग यहाँ से प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ इस प्रकार से ले लीजिए, और ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब क्या करेंगे, हमें इसका कुल परिणाम निकालना है। तो कुल परिणाम निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से लिख देंगे कुल परिणाम। तो E1 हमें इसका अक्षीय स्थिति ज्ञात करें, तो E अक्ष बराबर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को इसमें से फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे यहाँ से। तो हमारे क्या होगा, यहाँ से इस प्रकार से E1 और E2 का हमारे दोनों वैल्यू है यहाँ पे, तो दोनों के मान को रख लेंगे। इसका मान है हमारे पास 1/4πε0 क्यू r माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर माइनस E2 के स्थान पे ये वाली पुट कर देंगे यहाँ पे 1/4πε0 आवेश बटे r प्लस ए का होल स्क्वायर। ये अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे के लिए यहाँ पे कि हमारे इन दोनों में से जो समीकरण बना है इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, तो हम लोग देखेंगे 1/4πε0 क्यू। यहाँ से दोनों में से कॉमन यानी कि सेम होने का ये दोनों कॉमन निकल जाएगा, तो इसको कॉमन निकालेंगे 1/4πε0 क्यू। यहाँ से हमारा क्या बच पा रहा है कि 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पे क्या बच पा रहा है हमारा प्लस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर, ये बचा यहाँ से। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे यहाँ पे कि इन दोनों का यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, ये हमारा ऐसा की ऐसा ही रहेगा 1/4πε0। यहाँ से इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारा ये हो जाएगा r माइनस ए का स्क्वायर r प्लस ए का स्क्वायर। अब इनका कैंची गुणा हो जाएगा, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, यहाँ पे हो जाएगा इसका r प्लस ए का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे इस लोगों यहाँ पे कि आप लोगों को शायद फार्मूले याद होंगे कि इसका यहाँ से फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो शायद आप लोग 9th से ये फार्मूले पढ़ते आ रहे हैं, तो आप लोगों को याद होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ से हमारा फार्मूला बनेगा यहाँ से एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये फार्मूले के अकॉर्डिंग इनको ओपन कर लेते हैं यहाँ से। तो ये हमारा फार्मूला यानी कि ये बनेगा यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी r का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2ar,
माइनस है तो माइनस रखेंगे और यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि माइनस क्या होता है कि हम लोग इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर को तो ओपन कर लेंगे, बट क्या होता है यहाँ पे कि कुछ बच्चे माइनस के कारण है ना अंदर माइनस का गुणा नहीं कर पाते, तो उससे गलती हो जाती है। तो आप लोग ब्रैकेट लगा कर रखिए। यहाँ पे a माइनस बी का लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम लोगों ने रख लिया। और बटे वाला जो रहेगा हमारा एक फार्मूला लग रहा है यहाँ पे a माइनस बी a प्लस बी का, यानी एक बार माइनस में एक बार प्लस वाला एक फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। अब चाहे तो आप लोग 9th की बुक से या फिर 10th जो भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ यहाँ से a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूलों को आप लोग ओपन करके उसको और डीप ले जाके सीख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, माइनस का अंदर इसमें गुणा कर लेंगे, तो ये हमारा रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यूब, माइनस का अंदर करेंगे यहाँ से तो ये हमारा ऐसा की ऐसा ही चलेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये ऑलरेडी माइनस है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग यहाँ से इसको और आगे सोल्व करेंगे, तो हमारे यानी क्या होगा, जो हमारा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, ये दोनों क्या हो रहा है यहाँ पे प्लस में हो रहा है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे यहाँ पे। तो इसको लिखेंगे हम इस प्रकार से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यूब, और दोनों हमारे यहाँ से जुड़ जाएगा तो इसको इस तरीके से जोड़ लेंगे कि यहाँ पे 4ar 2 और 2 कितना हो जाएगा हमारे 4, और हमारा बटे का ऐसा कि ऐसा ही चलेगा। इसके बाद क्या करते हैं, हम इसको थोड़े से तरीके से इसे लिखते हैं यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 4 को लिख देंगे यहाँ पे 2 × 2। और हमने इसको ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमारा यहाँ से फार्मूला बनेगा यहाँ से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, जो हम लोगों ने आपको बताया था। तो बच्चों आगे की ओर देखेंगे हम लोग यहाँ से, तो हम लोगों ने मैंने अभी आपको बताया था यहाँ से कि 2qa बराबर, हम लोगों ने बताया था कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में क्या था 2qa बराबर p। तो हम लोग इनके स्थान पे कितना रख देंगे यहाँ पे p, तो ये हमारा फार्मूला चलेगा यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हमारा क्या बचा है यहाँ से 2 बच रहा है, r बच रहा है, और इनके तीनों के स्थान पर हम लोग क्या रख देंगे यहाँ पे p रखा है, और ये हमारा बच रहा है r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा यहाँ से कि ये हमारी अक्षीय स्थिति निकल रही है तो यहाँ पे अक्षीय स्थिति लिखा, और ये हमारी अक्षीय स्थिति का व्यंजक सिद्ध हुआ। तो जिसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसकी विशेष स्थिति होती है कुछ, तो विशेष स्थिति निकालेंगे। तो विशेष स्थिति निकालने के लिए यहाँ से हमें लिखना पड़ेगा इसकी विशेष स्थिति और हेडिंग लिखनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से अब यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा विशेष स्थिति में क्या होता है, तो हमें बोलना पड़ेगा कि विशेष स्थिति के जब विद्युत द्विध्रुव, जो भी हमारा विद्युत द्विध्रुव है बहुत क्या हो जाएगा, वो बहुत छोटा हो जाएगा। मतलब क्या होता है यहाँ पे कि आर स्क्वायर के सामने a स्क्वायर की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, कि यहाँ से क्या होगा कि विद्युत द्विध्रुव है ये क्या होगा, बहुत ही छोटा हो जाएगा, मतलब इतने बड़ा छोटा हो जाएगा कि इसके सामने इसकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग बात करते हैं कि एक बहुत पैसे वाले व्यक्ति के सामने गरीब व्यक्ति की कोई इज्जत नहीं रहती है, तो इसी प्रकार से क्या होता है कि वो उसकी नजर में इज्जत हो या ना हो, बट क्या होता है कि वो उसकी नजर में कुछ मानते नहीं है। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि यहाँ पे इसके सामने ये कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग लिखेंगे कि आर स्क्वायर बहुत छोटा है काय से है, यहाँ से मतलब यहाँ से आर स्क्वायर, ए स्क्वायर बहुत छोटा है काय से आर स्क्वायर से, तो इसलिए लिख दिया हमने। तो यहाँ पे रहेगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2pr या फिर rp जो भी हो उसमें, और यहाँ से ये हमारा हट जाएगा तो यहाँ से r का स्क्वायर, और घात हमारी 2 है तो ये 2 घात, अब दो घात हमारी कितनी घात हो जाएगी यहाँ से, तो 4 घात हो जाएगी यहाँ पे। अब ये एक r से ये एक r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से e बराबर हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p, और r की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3। इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक की स्थिति भी समाप्त हो जाती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों में और भी काफी इसको मतलब प्रचार फैलाइए, ताकि ये वाले जो टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ सके। और आप लोग इसको नोट्स जरूर कंप्लीट करिए, क्योंकि आप लोगों के ये टॉपिक बहुत काम आने वाले हैं। थैंक